नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जैसे जैसे बिहार का चुनाव नज़दीक आ रहा है, बिहार में राजनीति आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। आप कह सकते हैं कि हम पहली बार एक ऐसा चुनाव देख रहे हैं जहां किसी के बस में, नेता की बात कर रहा हूं, किसी के बस में कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि दोनों ही घरों में बराबर की आग लगी है। अगर आप एनडीए देखें, सत्ता पक्ष देखें, तो वहां भी आग है, और अगर आप महागठबंधन देखें, विपक्ष देखें, तो लंका वहां भी लगी है। अब अगर मैं बात सरकार की करूं, एनडीए की करूं, तो वहां पर नीतीश बाबू को अमित शाह और चिराग पासवान से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में किसी भी हद को तोड़ सकते हैं। और अगर आप विपक्ष देखें, महागठबंधन देखें, जिसे हम इंडिया अलायंस कहते हैं दिल्ली में, वहां भी हालात ठीक नहीं है। राहुल और तेजस्वी के बीच, कांग्रेस आरजेडी के बीच, काडर के बीच, नेता के बीच, उम्मीदवारों के बीच हालत यह है कि लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, सड़क पर आ गए। सब कुछ ठीक नहीं है, ना एनडीए में ना इंडिया में। मैं लालू यादव से कहूंगा कि ये गलत है। पुरानी परंपरा और आदत को छोड़िए। ये चुपके से गठबंधन धर्म को के खिलाफ सिंबल दे देना, ये आदत छोड़िए, ये सही नहीं है। सीखिए और लोगों से, और जेएमएम को गठबंधन में रखिए। अब दोस्तों, दोनों ही घरों में अगर आग लगी हो, लंका लगी हो, तो इस गहमा गहमी के बीच, इस कंफ्यूजन के बीच, चारों तरफ के कंफ्यूजन के बीच एक नए तरीके का समीकरण उभर के सामने आ रहा है पटना में। अब ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का कैंप, वो लालू परिवार के संपर्क में, हालांकि दोनों अगल बगल ही रहते हैं पटना में। अब कौन संपर्क सूत्र है तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ, कि अगर आगे चलकर नीतीश कुमार लालू यादव के साथ, यानी चाचा भतीजा के साथ, नीतीश तेजस्वी के साथ अगर एक हो जाते हैं, खासकर 14 नवंबर के बाद, तो प्लीज आश्चर्य मत करिएगा, सरप्राइज्ड मत होइएगा। अब दरअसल बिहार की ये जो दो बड़ी रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय दल हैं, आरजेडी और जेडीयू, इनके काडर को, नेताओं को, इनके सुप्रीमो को ऐसा लगता है कि देश की जो दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वो इनकी स्पेस को एनक्रोच कर रही है, कहीं ना कहीं इनकी हैसियत को कम कर रही है देश की राजनीति में। अब नीतीश जी को लगता है कि भाई उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है, फिनिश करने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी को भी कुछ ऐसा ही लगता है, उनको ऐसा लग रहा है कि फूल खिलने से पहले ही बाहर को आने से रोका जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं कई ऐसे रीजंस हैं, कई ऐसे कारण हैं जहां आरजेडी और जेडीयू अपने पार्टनर, नेशनल पार्टनर से इनसिक्योर दिखाई दे रही। अब कारण तो बहुत हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन दो प्रमुख कारण आपके सामने रखना चाहता हूं। 2 सेकंड का वक्त दीजिए मुझे। अब दोस्तों, अगर एनडीए की बात करें तो नीतीश कुमार जो सुप्रीमो हैं, उनको ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को तरजीह दी जा रही है, अमित शाह उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और अमित शाह, चिराग पासवान और कुछ लोगों के साथ मिलकर, उनकी पार्टी के भी कुछ लोग हैं, संजय झा, लल्लन सिंह, इन सबके साथ मिलकर नीतीश कुमार के कैरियर के आगे फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं, पारी ही समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए थोड़ा सा वो इनसिक्योर है। बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बने एनडीए में, या फिर कोई और मुख्यमंत्री बने, चिराग पासवान ही क्यों ना हो, नीतीश को यह बर्दाश्त नहीं। ये एक मेन कारण है। उधर लालू परिवार को, या यूं कहूं तेजस्वी को, ऐसा लगता है कि कांग्रेस, जो उनका मेन साझेदार है, पार्टनर है, ज़रूरत से ज़्यादा टिकट मांग रही। और ये जो ज़रूरत से ज़्यादा टिकट मांगे जा रहे हैं, अल्टीमेटली तेजस्वी की जो स्पेस है उसको कम किया जा रहा है। ये तेजस्वी को एक तरह से डर है, इसीलिए झगड़ा बढ़ता जा रहा है। अब दोस्तों, अगर तस्वीर देखें 14 नवंबर की बात की, अगर हम तस्वीर देखने की कोशिश करें, अगर बिहार के नतीजे 14 नवंबर को, चाचा नेहरू के जन्मदिन पर, अगर ये नतीजे स्पष्ट हुए, यानी सीधे सीधे बीजेपी को लीड मिल रही है, बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर इमर्ज होती है, तो फिर नीतीश क्या कर लेंगे। लेकिन अगर कहीं भी नंबर गेम थोड़े से फंसे हुए हैं, तो फिर आप ये जानिए कि फिर अमित शाह मोदी की नहीं चलेगी, फिर दो ही लोगों की चलेगी, नीतीश कुमार और लालू यादव। और फिर जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर चुनाव के नतीजे फंसे हुए होते हैं, नीतीश के पास नंबर ठीक होते हैं, लालू के पास भी नंबर ठीक होते हैं, तो फिर आप जान लीजिए कि लालू और नीतीश अगर एक हो जाए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सरप्राइज मत करिएगा।
तो दोस्तों, अगर चुनाव टाइट है, मुकाबला कड़ा है, नतीजे फंस सकते हैं, तो फिर क्या इन दोनों गठबंधन से हटकर कोई नया गठबंधन बनने जा रहा है? और अगर नया गठबंधन बनने जा रहा है तो मोदी और अमित शाह का अगला कदम क्या होगा? ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। अगला कदम क्या होगा? और इधर नीतीश और लालू की पर्दे के पीछे तैयारी क्या होगी? अब इसी सवाल के इर्द गिर्द सियासत जो है बिहार की है वो घूम रही है। आज फिर 3 बड़े एक्सपर्ट हैं हमारे साथ कन्हैया बिल्हारी केबी होंगे, किंग ऑफ बिहार भी कहा जाता है रिपोर्टिंग का उन्हें। तो आप बिल्हारी साहब को सुनिएगा, अंदर की कई खबरें आपके लिए लेके आए। हमारे साथ डेटा जर्नलिस्ट अभिषेक कुमार हैं, उनके पास भी कुछ फ्रेश इनपुट्स हैं। और हमारे साथ उमाकांत हैं, जिससे मैं अल्टीमेटली पूछना चाह रहा हूँ कि 14 नवंबर के बाद क्या कोई तीसरा गठबंधन भी बन सकता है? समथिंग न्यू कैन हैपन इन बिहार, कुछ नया हो सकता है बिहार में। किंग बिल्हारी भाई, मैं देख रहा हूं कि बीजेपी नीतीश को निपटाना चाह रही है, नीतीश कुमार चिराग पासवान को निपटाना चाह रहे हैं। उधर मैं देख रहा हूं कि आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे को निपटाना चाह रही है। राहुल और लालू परिवार में संपर्क और संवाद खत्म होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हर तरफ आग है। इट्स फ्री फॉर ऑल इन बिहार। और क्या आपको लगता है कि कहीं कोई तीसरा गठबंधन, कोई तीसरा समीकरण तो देखने को नहीं मिलेगा? कि पता चला कि साहब नीतीश कुमार जो है लालू के घर पर बैठकर सुबह सुबह 14 तारीख को चाय पी रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग किंग बिलारी, व्हाट इज हैपनिंग इन बिहार? लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आएंगे, इसकी संभावना प्रबल है। इसकी संभावना प्रबल है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपसे। क्योंकि जिस तरह से उनकी घेराबंदी की जा रही है, तो समझ गए हैं, अलर्ट हो गए हैं, बिल्कुल अलर्ट हो गए हैं। और इतना अलर्ट हो गए हैं कि अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि उनका जो राष्ट्रीय महासचिव हैं मनीष वर्मा, वो आरसीपी के अवतार में आ गए हैं। दिन भर में आधा दर्जन बार जा रहे हैं, नीतीश कुमार उनको खोज रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, मनीष कहाँ गए, मनीष कहाँ गए, मनीष कहाँ, जैसे आरसीपी के बारे में बोलते थे, आरसीपी कहाँ है, आरसीपी कहाँ है, आरसीपी कहाँ है। और ये भी खबर एक आई, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये समझना होगा, क्योंकि ऑफिशियल तो ये होता नहीं है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान के जितने भी 28 कैंडिडेट हैं, अब तो 29 रहे नहीं, 28 कैंडिडेट हो गए, उनके प्रचार को वो नहीं जाएंगे, ये खबर चल रही है। बिलारी साहब, लेकिन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप नीतीश कुमार को बहुत करीब से जानते हैं, सैकड़ों शाम आपने जो है नीतीश कुमार के साथ गुजारी है। नीतीश कुमार के माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है? नीतीश कुमार जिनको अमित शाह ने कॉर्नर कर रखा है, जिनकी घेराबंदी कर रखी है, अपमानित कर रखा है, नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि विकेट पर वो अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं, उनके दिमाग में इस वक्त क्या है? देखिए, उनके दिमाग में जो खबरें छन करके आ रही हैं, निराश हम नहीं करेंगे, लेकिन चिंतित हैं वो कि बताइए, पिछले बार भी इन लोगों ने हमारे साथ कुछ इस तरह से किया, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन इस बार भी ये कर रहे हैं। वो जानते हैं कि मैं पूरी बात समझ रहा हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो सिर्फ एक कि हम बिहार को अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, हम अपना चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा सपना है, ये तो उस समझ रहे हैं ना। लेकिन वो किसी भी स्थिति में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी स्थिति में ये नहीं चाहेंगे कि बीजेपी का यहाँ मुख्यमंत्री हो। और जो ये कर रहे हैं, माने जो सोच रहे हैं, जो उनका करने का प्लान है, उसमें उनके साथ कहीं न कहीं से जीतन राम मांझी भी है। इसलिए आपने देखा होगा, हाँ, जीतन राम मांझी का जो बयान था मुख्यमंत्री, जीतन राम मांझी नीतीश के साथ है। हाँ, नीतीश के साथ है। इसलिए आप देखा होगा आपने, वो एकदम, वो भी चिराग पासवान को पसंद नहीं करते हैं। बीच में तो घोषणा भी कर दिया था उन्होंने कि हम भी मखदूमपुर और बोधगया से खड़ा करेंगे, जहां से इनके कैंडिडेट हैं। खैर, उनको मना लिया गया। आपने जो बताया बिलारी साहब, आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान अमित शाह एक है, ठीक है। जिस तरह से अमित शाह मेहरबान है चिराग पे, हम देख रहे हैं सीटें दुगनी कर दी अमित शाह ने चिराग पासवान की। चिराग पासवान अमित शाह एक है,
नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी एक हैं। जीतन राम मांझी लगातार बैटिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। उपेंद्र कुशवाहा एक और पार्टनर इंपॉर्टेंट एनडीए के, ये कहां पर खड़े? क्या ये नीतीश कुमार के साथ हैं, ये अमित शाह के साथ हैं, या ये अकेला चलो का रास्ता ले रहे हैं? वेर इज उपेंद्र ना कुशवाहा, मुझे किसके साथ? ये अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जाएंगे तो वैसा अगर सिचुएशन आ जाए तो आप ये मान करके चलिए कि नीतीश के साथ ही जाएंगे। ओके। क्योंकि लवकुश का जो कॉम्बिनेशन है, और एक बार नहीं 2 बार मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने कहा था इनसे भी कि मेरे बात तो आप ही न है, मतलब कि लव के बाद तो कुछ ही न है मेरे बात है। तो मुझे जो अपना लगता है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वो जब भी रहेंगे नीतीश कुमार के ही साथ रहेंगे, और वो चाहेंगे कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है लव कुश का, उसको मैं रख लूं अपने साथ, तो जाएंगे इन्हीं के साथ। ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार एक तरफ हैं, चिराग पासवान और अमित शाह एक तरफ है। यानी कुल मिलाकर एनडीए के घर में जबरदस्त आग लगी हुई है, क्या हम ये मान सकते हैं? बिल्कुल लगी हुई है भाई। वो तो दिख रहा है कि लगी हुई है ना। आप कार्यकर्ता से यहाँ बात कीजिए, नेताओं से बात कीजिए, ऑफ द रिकॉर्ड तो लगी रहा है। सब कह रहे हैं कि तालमेल नहीं बैठ रहा है भाई, बड़ी दिक्कत है, बड़ी मुश्किल है इस बार के चुनाव में। मैं जरा अब अभिषेक के पास आ रहा हूं। अभिषेक, ये तो हमने जाना कि एनडीए में आग लगी है, और हम बात करेंगे बिलारी साहब से कि भाई अब नीतीश के पास क्या विकल्प हैं, क्या नीतीश लालू के साथ जा सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि भाई महागठबंधन, यानी जिसको हम दिल्ली में इंडिया अलायंस कहते हैं, जो तेजस्वी और राहुल की जोड़ी है जिसमें लेफ्ट शामिल है, क्या गठबंधन में भी इस वक्त आग लगी है? और मेरा सीधा सवाल, स्ट्रेट क्वेश्चन, वेरी शार्प, क्या तेजस्वी और राहुल गांधी के बीच में संवाद है, या एक दूसरे को फोन नहीं कर रहे? वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन सर। दीपक जी, जो स्थिति नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में है, फोटो दिखाने के बावजूद, गुलदस्ता लेकर जाने के बावजूद, कमोबेश वही स्थिति तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच बनी हुई है। और दोनों जगह मैनेजरों की खरीद फरोख्त का दौर चल रहा है। किसके मैनेजर किसके पाले में है, यह कहना आज की तारीख में मुश्किल है, और किसके मैनेजर किसके द्वारा मैनेज हो रहे हैं। जिनको मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई है वो किसी दूसरे के द्वारा खुद ही मैनेज हो रहे हैं। ये हालात बिहार में दोनों गठबंधन में है। और जब घर टूटता है तो कहीं ना कहीं किसी नए घर को जोड़ने के लिए ही टूटता है। घर जब टूटता है तो उस घर की ईंटें फेंकी नहीं जाती, बल्कि वो किसी नए घर को बनाने में काम आती। एनडीए का घर टूट रहा है, महागठबंधन का घर टूट रहा है। औपचारिक ऐलान के लिए 11 नवंबर की शाम 6 बजे का समय बीतने का इंतजार किया जा रहा है। जो स्थिति बनी हुई है उसमें एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ तेजस्वी यादव। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पर सोच रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। जिस ढंग से कैंडिडेट दिया जा रहा है, बदला जा रहा है, फिर वापस कैंडिडेट को दे दिया जा रहा है। ये दोनों तरफ ये खेल चल रहा है। ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे की सुविधाओं का ख्याल कर रहे हैं। और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा जब झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार है, बिहार बॉर्डर पर हजारीबाग में अच्छे अच्छे रिजॉर्ट हैं, जानते हैं भेलारी साहब जी। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री 14 नवंबर की शाम से देखने को मिले तो कोई आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति अब कहीं ना कहीं, जो उमाकांत लखेड़ा सर कहते रहे लगातार, कि राजभवन पर जाकर केंद्रित होगी। परिभाषा तय की जाएगी कि सिप्री पोल अलायंस या नंबर गेम। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ही कैमरे पर नहीं आ रहे, स्क्रीन पर नहीं आ रहे, नहीं, दोनों राहुल ही गांधी किसी... कहाँ है दीपक जी? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, वो बिहार के कैंपेन में आपको कहीं दिखाई दे रही है? उन्हें तो पहले अपनी सीटें कौन सी है जहां जाना है, जहां जाना है वहां गठबंधन में दीपांकर भट्टाचार्य के अलावा और कौन आएगा ये तय ठीक। नहीं है। मैं आपसे जी जानना चाह रहा था कि भाई इस वक्त तेजस्वी को प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस से? आरजेडी को, लालू की पार्टी को अब क्या प्रॉब्लम है? उनको बेसिक प्रॉब्लम क्या है कांग्रेस से?
देखिए, पहली बार मैंने देखा कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का जो जन्म हुआ तब से मैं राष्ट्रीय जनता दल को ट्रैक कर रहा हूँ, इवन विश्वनाथ प्रताप सिंह की पॉलिटिक्स को। मैं उस दौर की पॉलिटिक्स से मैं ये मान रहा हूं कि असली झगड़ा है कि अगर कांग्रेस पार्टी हिंदी बेल्ट में सबसे कमजोर है, सबसे लचर हालत में है, और कांग्रेस पार्टी अपना रिवाइवल प्लान बना रही है, और बिहार का चुनाव उसके लिए डू एंड डाई है। अगर पिछली बार की सीटों, यस, कांग्रेस के लिए अगर पिछली बार की सीटों की तुलना में उसकी सीटें कम आती हैं या कम आके जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी रिवाइवल प्लान को आगे बढ़ा पाएगी। और ये बड़ी बड़ी भारी चुनौती है, क्योंकि जो दूसरे जो हिंदी बेल्ट के बाहर देखते हैं, तो वहां तो कांग्रेस पार्टी के लिए स्पेस खाली ओरिजिनल पार्टी के भरोसे तमिलनाडु में, बाकी राज्यों में, तेलंगाना में बसरते अपने बल पर है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल प्लान तो हिंदी बेल्ट से होना है। जो राहुल गांधी किसके लिए लड़ाई लड़ रहा है, पिछले लोकसभा चुनाव के पहले से वो संविधान की किताब को हाथ में लेकर के वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो एक रिवाइवल प्लान है। वो ऐसे समाज के साथ कांग्रेस पार्टी को जोड़ना है जो कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो, जिसको कहते हैं, जो चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय संविधान को और भारतीय समाज को जो दे दी है, उसका मुकाबला, जी, उसका मुकाबले की लड़ाई के लिए। जी, गॉट योर पॉइंट। आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस अपना रिवाइवल चाहती है, बाउंस बैक करना चाहती है, थोड़ी ताकत जो है दिखाना चाहती है, इसके लिए उसको सीटें ज्यादा चाहिए, और तेजस्वी और लालू इतनी सीटें कांग्रेस को नहीं देना चाहते। यही है, फैक्ट है। बिलारी साहब, चलिए समझ में आ गया, समझ में आ गया। पहले राउंड की आप तीनों से बातचीत में एक चीज तो समझ में आ गई कि जितनी आग एनडीए में लगी है उतनी ही आग जो है महागठबंधन में भी लगी। यानी राहुल तेजस्वी में दोनों अनकंफर्टेबल हैं, इधर नीतीश और अमित शाह में नहीं बन रही। मुझे ये बताइए भाई, चुनाव तो होगा, वोटिंग तो होगी, नतीजे तो निकलेंगे, मशीनें तो खुलेंगी, अब क्या होगा? क्या मैं आपसे ये सवाल कर सकता हूं, हालांकि आपको खबर है, मुझे पता है, आप सबके टच में रहते हैं, क्या नीतीश कुमार का कोई खेमा प्लान बी पर काम कर रहा है? क्या लालू परिवार से संपर्क में है? क्या कोई बातचीत पर्दे के पीछे हो रही है? दोनों ही लोग प्लान बी तैयार कर रहे हैं कि चला हम लोग मिलके बनाया जाए सरकार। प्लान बी पर तो काम हो ही रहा है, नीतीश इतना कुमार जो, का। हाँ बिल्कुल, आप देख रहे हैं वो, चूंकि वो नीतीश कुमार कौन हो, कहने का बताओ, अब परिपक्व पॉलिटिशियन तो है नहीं, घाघ है, शार्प पॉलिटिशियन है। मैं बता भी चुका हूं कि कितने बड़ा पॉलिटिशियन है वो, क्या उनका कैसे दिमाग चलता है, तो समझ नहीं। ये भी मैं आपसे बता देता हूं कि बता चुका हूं कि केवल 15 मिनट समय दिया उन्होंने अमित शाह को, और उस समय उन्होंने क्या कहा उनसे, ये भी मैं बता चुका हूं। लेकिन एक बात लखेड़ा जी जो बता रहे थे, उससे सहमत हूं कि अपना स्पेस बना रहे हैं। लेकिन देखिए है क्या, तेजस्वी यादव जो हैं, कांग्रेस से जो उनका चल रहा है, तो कांग्रेस यहाँ पर दिव्यांग पार्टी है, अभी भी मैं दिव्यांग मानता हूं कांग्रेस को। और ये इनके पास वोट बैंक न के बराबर है, लेकिन सहनी के पास वोट है, लेफ्ट के पास वोट है, जो तेजस्वी के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ जो इन लोग के चलिए, इसमें एकदम अलग थलग कांग्रेस पड़ गई है। जैसे वहां पर चिराग पासवान अलग थलग नहीं है, चिराग पासवान के साथ बीजेपी है, बीजेपी उनको सपोर्ट कर, हाँ अमित शाह है उनके साथ। लेकिन यहाँ कांग्रेस बिल्कुल अलग थल पड़ गई है अपने करनी से। गलती इन लोगों से क्या हुई कि पिछले बार इन्होंने जो 70 सीट दे दिया, गलतफहमी इनको हो गई, 70 पर खूंटा गाड़े हुए हैं। इनका औकात जो है 40, हाँ 40, 42, 45 यही तक है। क्योंकि नीतीश कुमार बड़ा एक दिलदार, मैंने दिलदार क्या कहते हैं, ओपन हार्ट रखते हुए 2015 लालू प्रसाद यादव इस पक्ष में नहीं थे कि कांग्रेस को दिया जाए 40 सीट। अब उनको नीचे लाना मुश्किल है। हालांकि मुझे जो जिस तरह से मैं देख रहा हूं, 53-54 सीट ही इनको मिल पा रहा है, उससे ज्यादा नहीं पड़ रहा है। और एक चीज और मैं बता दूं कि ये वैसी सीटों पर कांग्रेस झगड़ा कर रही है, मुकेश सहनी भी झगड़ा करना चाहे, लेकिन जब समझाया फिर अपना वो लोग सुलह कर कि भाई जहां पर जो इतने माने स्ट्रांग हम लोग का है, वहां आप लोग क्यों मांगते हैं?
और कांग्रेस भी वही मांग रही है, जिताऊ सीट मांग रही है एकदम, कि नहीं हम कॉन्फिडेंट हो जाए जहां पर इनकी अपनी सीट है। ये सबसे, इसीलिए कांग्रेस और उन लोगों का जो जो, जो देख रहे हैं जो आपस में है और इनमें है, तो यहाँ काफी मजबूत स्थिति में अभी भी तेजस्वी है। बिलारी साहब कह रहे हैं कांग्रेस वीक है, पिछली बार 70 सीटें ज्यादा दी थी, इस बार कम देनी चाहिए थी, कम पर संतोष करना चाहिए था, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी, बीजेपी को हटाने की पर फोकस करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब घर में झगड़ा है तो है। अभिषेक, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, मान लीजिए नीतीश कुमार भी ठीक ठाक सीट लिया है और तेजस्वी भतीजा भी ठीक ठाक सीट लिया है, दोनों ही अपने नेशनल पार्टी से नाराज हैं, नीतीश बीजेपी से नाराज हैं, तेजस्वी कांग्रेस से नाराज है। अगर ये दोनों चाचा भतीजे ठीक ठाक सीट ले आए तो ऐसा तो नहीं है कि 14 के बाद हम फिर चाचा भतीजे की जोड़ी को ही देखें मंच पर शपथ लेते हुए, ऐसा तो नहीं है? दीपक जी, इसमें दो बातें हैं, दोनों बातों को मैं सामने रखता हूं। बिहार की राजनीति में हॉट केक सचिन तेंदुलकर अभी नीतीश कुमार ही है, और भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जरूरत ऐसा लग रहा है कि 11 नवंबर की शाम 6 बजे तक है। राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार की जरूरत 11 नवंबर की शाम 6 बजे के बाद है। ओके, फर्क इतना ही है। अब फंस कहां रहा है मामला, देखिए अमित शाह इतनी बेचैनी में क्यों है, इसको डिकोड किया जाना जरूरी है। आपको पता होगा चंद्रचूड़ वाला जो जजमेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, महाराष्ट्र वाला, अब किसी पार्टी की आंतरिक टूट फूट के आधार पर या समर्थन वापसी के आधार पर गवर्नर को नहीं कह सकते किसी को फ्लोर टेस्ट के लिए। जिसको दिक्कत है वो विश्वास प्रस्ताव लेकर आए, ये एक लाइन का फैसला था। अगर नीतीश कुमार ने एक बार शपथ ले ली तो राजभवन के हाथ से बाजी उसी दिन निकल गई। ठीक है, वो सियारी नहीं बन सकते राज्यपाल, ये ध्यान रखिए कि 6 महीने बाद चलिए नीतीश ठीक है, कुमार को राजभवन गिरा का रोल दिया। कम है, आगे क्या होने जा रहा है ये बताइए। आगे यही है कि अगर बीजेपी अलग भी होना चाहे, मान लीजिए नीतीश कुमार को शपथ दिलवा दिया शुरू में कि चलो अभी कुछ दिनों तक मामले को ठंडे बस्ते में रखो, बाद में देखा जाएगा, 5-6 महीने बाद वो कोशिश करे तो फिर राष्ट्रीय जनता दल है, ठीक है चलिए फ्लोर पर। भारतीय जनता पार्टी नो कॉन्फिडेंस मोशन भी अगर भविष्य में लाए तो तेजस्वी यादव कहेंगे उनका विरोध करते हैं। अब बात घूम फिर करके काका और चाचा बराबर ही हो जाते हैं बिहार की भाषा में, कि हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं, नीतीश का समर्थन करें ना करें, लेकिन नीतीश को फायदा है, सरकार बच रही है। बीजेपी के लिए सिर्फ एक दिन है, 14 नवंबर। 14 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनती है, या बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ, छोटे सहयोगियों के साथ 90-95 से 100 के बीच आके नहीं रुकती है, भाजपा के हाथ से बाजी उस दिन निकली हुई है। नीतीश कुमार अगर ज्यादा सीटें लाते हैं तो फिर उन्हीं की जीत है हर जगह। अमित शाह के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अभिषेक कह रहे हैं कि अमित शाह को नंबर 1 पार्टी बनना पड़ेगा और उनके जो छोटे चंगू मंगू हैं चिराग पासवान टाइप के, ये भी अच्छी परफॉर्मेंस दें कि कहीं ना कहीं अकेले दम पर अमित शाह कुछ कर सके। अगर अकेले दम पर वो कुछ नहीं कर सकते तो सत्ता फिर एनडीए से बीजेपी माइनस हो सकती, ये वो कह रहे हैं। बीजेपी और चिराग पासवान हट सकते हैं और एक नया रास्ता खुल सकता है जहां जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार ये आरजेडी के साथ और लेफ्ट पार्टी के साथ जा सकते हैं। एक पुरानी खिचड़ी फिर से तैयार हो सकती। मैं लखेड़ा साहब आपके पास तो आऊंगा ही, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल भिलारी साहब से करना चाह रहा हूँ। भिलारी साहब जी, जो अभिषेक ने कहा कि 14 तारीख के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी एक हो सकते हैं अगर सीटें कुछ उस तरह की आई तो, क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? क्या इसकी संभावनाएं आपको भी लग रही है? सीटें कम आई ज्यादा आई उससे नहीं, अगर उनको लगेगा कि अब हमको ये बनने नहीं देंगे, या मैं अगर जो नीतीश चाहता कुमार हूं वो को नहीं लगता है कर हमें नहीं बनने देंगे, बनने देंगे, या जिसको मैं चाहता हूं, मान ले कि स्वास्थ्य कारण से जिसे मैं चाहता हूं उसको नहीं बनने देंगे, ये भी हो सकता है। भाई ये तो हो गया कि जब तक नीतीश कुमार हैं जिंदा और जब तक वो चाहेंगे नहीं, इच्छा माने कुर्सी उनकी बिना इच्छा के कोई ले नहीं सकता है। आपको एक जी थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं, 10 साल पीछे। आपको याद होगा कि चुनाव हारने के बाद गद्दी से हट गए थे, वो छोड़ दिया था गद्दी उन्होंने, और जीतन राम मांझी जो अपना टीन का बक्सा जो था उसी में सामान उमान भर करके अपने पत्नी से कहो कि चला जाए, अब गया चलते हैं हम लोग। उसी समय इनको टेलीफोन आया मुख्यमंत्री की तरफ से, चल रहा था
टीवी पर के आरसीपी बनेंगे, कोई नरेंद्र सिंह चला रहा है, कोई ये चला रहा है, कोई वो चला रहा है, वशिष्ठ नारायण का चल रहा है, जीतन राम मांझी का कहीं नहीं चल रहा था। फोन किया, जीतन राम मांझी आए और बन गए, सीएम बना दिए गए। अब उसके बाद एक राज्यसभा का चुनाव हुआ था, समझते हैं ना? जी। और उस राज्यसभा के चुनाव में तब तक जीतन राम मांझी इनके हाथ से निकल करके बीजेपी के हाथ में चले गए थे, आपको याद होगा। जी। समझते हैं? जी। नीतीश कुमार स्वयं आए, पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया और कहा कि लालू जी हमें मदद करें। और लालू तुरंत जो है, लालू प्रसाद यादव तैयार हो गए कि संकट में मेरा छोटा भाई है। समझ गए। मेरा छोटा भाई अब संकट में है। कई सारा लोग, उनके पास तो कितना था, 20-22 एमएलए थे। जी। 22 एमएलए थे, 22-23 एमएलए थे। उसमें सम्राट मेरा चौधरी छोटा भी भाई थे। संकट में है। बिलारी जी, उन 20-22 में सम्राट चौधरी भी थे। जी। सम्राट चौधरी भी थे, अब्दुल, और तुरंत तैयार हो गए लालू यादव। वह रिपीट। नहीं, आप बिलारी तुरंत साहब तैयार कहना हो क्या गए, चाह रहे हैं? जबकि नीतीश पर बड़े संकट बड़े आएगा तो नेता लालू साथ दे देंगे? तुरंत ये मांगेंगे भी, खुलेआम मांग देंगे, जैसे उस समय मांगा था उन्होंने, उसमें देर नहीं करेंगे। लेकिन अब जान लीजिए, लेकिन इस बार थोड़ा टफ इसलिए है कि इनकी घेराबंदी पूरा कर दी गई है। सारा अफसर जो है केंद्र के अधीन हो गए हैं। इनके ट्रस्ट वर्दी जो भी है इनके पार्टी में, वो उनके शरीर में आत्मा घुस गई है, मोदी और शाह की। यही थोड़ा, फिर भी नीतीश कुमार कितना झंझावातों को झेलते हुए कैसे कैसे वहां पहुंचे मुझे नहीं लगता। लेकिन तब सवाल आपका जो था कि तुरंत जो है ये कहेंगे और बड़ा भाई तैयार। उमाकांत जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ये दोनों मान रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को साथ की जरूरत है, नीतीश कुमार पर संकट आता है और लालू यादव से उनकी गद्दी बच सकती है, तो लालू यादव 100% नीतीश कुमार का साथ देंगे। आप इस बात से सहमत हैं या आपको कुछ और लग रहा है 14 नवंबर के बाद? देखिए, मैं सिद्धांतिक तौर पर उनकी बातों को सहमत हूं, मैं मोटे तौर पर। लेकिन उसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो ऐड करना जरूरी है। वो ये कि 14 नवंबर को जो अलायंस है, जो गठबंधन है, दोनों तरफ के सेनाएं जो सजी हुई हैं, जी। ये गठबंधन तहस नहस हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और जो फॉर्मेशन है, जो मुझे लग रहा है आज की तारीख में जो विवाद है, जो रूलिंग पार्टी है, जिनके पास खोने को है, खोने को किसके पास है? एनडीए के पास है, जिनकी सत्ता है बिहार में, 20 साल से सत्ता है और 25 साल की सत्ता के लिए सारे घोड़े उन्होंने खोल दिए हैं। और जी। एक तरफ वो है जो 20 साल से सत्ता से बाहर है, 17-18 महीने छोड़ करके, उनके पास तो खोने को कुछ भी नहीं है। तो जो बेड़ियां टूटेंगी, ये जो लुप्त होंगे, इनके जो बंधन मुक्त हो जाएंगे जो अलायंस है, तो मुझे जी। लगता है कि एक नया फॉर्मेशन 14 तारीख नवंबर को देखने को देश को मिलेगा। और ये पूरे देश और दुनिया की निगाहें इस चीज पर है, इस फॉर्मेशन पर होंगी, इस नए प्रयोग पर होंगी जो भारत की राजनीति में बिहार से 2025 समझ गए। 14 नवंबर को बनने जा रहा है। ये देश की दशा और दिशा बदलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी भाई, लखेड़ा साहब ने अंतिम जो स्टेटमेंट दिया, इनका ये कहना है कि 14 नवंबर के बाद जिस तरह का नतीजे आते हैं, ऐसी स्थिति आ सकती है कि जितनी समाजवादी ताकतें हैं, जितनी सेकुलर फोर्सेस हैं, एक हो सकती हैं बीजेपी के अगेंस्ट। और उस वक्त कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट हो या फिर जीतन राम मांझी हो या फिर जेडीयू हो या लालू हो, सब एक मंच पर आ सकते हैं बीजेपी की घेराबंदी करने के लिए। एक नई शुरुआत बता रहे हैं, वो बिहार से हो सकती है। बिलारी साहब का मानना है, बिलारी साहब ने तो बड़ा ठोक कर आज कहा, ताल ठोक कर बोले हैं कि अगर नीतीश पर संकट आया तो लालू का जो दरवाजा है हमेशा उनके लिए खुला हुआ है।
वेलकम है लालू की तरफ से, लालू साथ देंगे, और यही बात कमोबेश जो है अभिषेक मान रहे हैं। मेरा फाइनल स्टेटमेंट यह है दोस्तों कि आज की तारीख में दोनों जो घर हैं, दोनों घरों में तलवारें खींची, चाहे वो इंडिया अलायंस का हो, लालू तेजस्वी और राहुल गांधी का खेमा हो, या फिर नीतीश अमित शाह चिराग पासवान की लड़ाई हो, कहीं ना कहीं दोनों तरफ आग है, और इस आग से एक नई आहुति हो सकता है, एक नया जो है एक हवन हो 14 नवंबर को, जहां एक नया समीकरण बने, एक नया गठबंधन बने, जहां पर नीतीश कुमार वापस लौटे, जहां वो 2024 के चुनाव से पहले थे कुछ दिन के लिए, यानी फिर से एक बार सेकुलर फोर्सेस एक हो सकती। आज की तारीख में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुकाबला दोनों तरफ से खुला है, क्योंकि आग दोनों तरफ है। इट्स फ्री फॉर ऑल इन बिहार। बिलारी साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक आपने भी बहुत सी इनपुट साथ दी, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लकड़ा साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। सबको दिवाली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।